हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट लेसन फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में जो है हम लोगों ने बहुत देख लिया था बहुत चीज़ों को। अच्छा, ये जो वीडियो है ना वो बीपीएससी 4.0 के स्टूडेंट्स के लिए है जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और जिन्हें फ्रांस की क्रांति समझने में दिक्कत आ रही है वे इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने क्या देखा था कि 1774 में जो है लुई 16वां जो है राजा बनता है और उसके बाद में फ्रांस पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज आ जाता है 10 अरब लिब्रे का। तो वो जो है एक नया टैक्स लगाना चाहता है, उसके लिए प्रतिनिधि सभा बुलाता है 5 मई 1789 को। देन उसके बाद क्या होता है कि जो प्रतिनिधि सभा है वो कहती है कि प्रत्येक आदमी को एक वोट दिया जाए, वोट का अधिकार दिया जाए, लेकिन राजा नहीं मानता और प्रतिनिधि सभा उठ के चली जाती है। और 20 जून 1789 को जो है इन्होंने 1789 को टेनिस कोर्ट में प्रतिनिधि सभा यह कसम खाती है कि जब तक हम लोग राजा की शक्तियों को कम करने वाला एक संविधान नहीं बना देते तब तक जो है यह संविधान सभा भंग नहीं होगी, नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। देन उसके बाद में 14 जुलाई 1789 को जो है बास्तिल पे आक्रमण हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा जो है संविधान बनाना स्टार्ट कर देती है और 1791 में राजा की शक्तियों को कम करके फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर देती है। तभी जो है राजा अपने प्रसा और ऑस्ट्रिया के राजाओं से गुप्त वार्ताएं करने लगता है और नेशनल असेंबली 1792 में जो है प्रसा और ऑस्ट्रिया से युद्ध की घोषणा कर देती है। और इसके बाद क्या होता है कि नेशनल असेंबली की जो है चारों तरफ आलोचना होने लगती है और एक नया क्लब बन के आता है, जैकोबियन क्लब। और उस जैकोबियन क्लब ने क्या किया कि बहुत सारे काम किए और उसने क्या किया कि एक 100 कुलात नामक एक पैंट निकाला, लाल टोपी किया जिससे दास प्रथा का अंत हुआ। और फिर उसने क्या किया कि 10 अगस्त 1789 को यहाँ पे दिया भी है, 10 अगस्त 1789 को ट्यूलेरिया पे आक्रमण कर दिया और राजा को गिरफ्तार करके जो है 21 सितंबर 1789 को जो है 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और देन जो फ्रांस को जो है गणतंत्र की घोषणा कर दी। और फिर 21 जून 1793 को देशद्रोह का आरोप लगा करके राजा को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग आते हैं इसके बाद में जैकोबियन क्लब ने। अच्छा, जैकोबियन क्लब ने इसके पहले नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन नाम रख दिया था और सभी 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जिसके पास संपत्ति हो या नहीं हो सभी को मत देने का अधिकार दे दिया था। तो अब आते हैं कि फ्रांस में जब जैकोबियन क्लब का राज आ जाता है, जब वो शासन करने लगता है तो वह किस प्रकार से शासन करता है, तो इसको कहते हैं आतंक का राज, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आतंक का राज का समय कब से कब था, तो 1793 से लेकर के 1794 तक था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की एक सख्त नीति अपनाई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, तो रोबेस्पियर ने, ठीक है, जो कि जैकोबियन क्लब का लीडर था रोबेस्पियर। चलिए आगे चलते हैं। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी एवं अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो रोबेस्पियर का जो है मानना था कि जितने भी कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है या फिर अन्य जो राजनीतिक वर्ग के लोग हैं उनको जो है जेल में डाल देना चाहिए, अन्यथा वो क्या करेंगे कि सत्ता में दिक्कत करेंगे, ठीक है। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर जो है कलम कर दिया जाता था। अच्छा, गिलोटीन क्या होता था, दो खंभा होता था, ठीक है, और इस पे आरी लगा हुआ होता था, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे व्यक्ति का सिर रख दिया जाता था और ऊपर से जो है आरी गिरता था और सिर कट जाता था। तो यही था गिलोटीन, ठीक है। और इसका आगे आविष्कारक देख लेंगे, गिलोटीन नामक आदमी ने ही इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसको गिलोटीन कहते हैं। तो जितने भी व्यक्तियों को दोषी पाता था न्यायालय उसको गिलोटीन पर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग गिलोटीन समझ गए होंगे। और जो जैकोबियन क्लब का नेता था रोबेस्पियर, अब वो धीरे धीरे जो है काफ़ी बदलता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, यानी कि मजदूरी और कीमत इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ना ही इससे कम दे सकते। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी, यानी कि गोश्त जो था और पाव रोटी था
उसको इससे ज़्यादा नहीं खरीदा जा सकता है, उसकी राशनिंग कर दी। ठीक है, किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर के सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, यानी कि सरकार जितनी कीमत तय कर दी है उतने पर ही किसान जो है अनाज बेच सकते थे। ठीक है, अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। तो सभी के लिए जो है एक ही प्रकार का रोटी जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसका नाम दिया गया समता रोटी। और बोलचाल एवं संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। तो रोबेस्पियर जो था वो तो चाह रहा था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भलाई हो, बट ये कहीं ना कहीं निरंकुश होते जा रहा था धीरे धीरे। तो आचार व्यवहार में लागू की जाने वाली जो संबोधन थी, जैसे परंपरागत मॉन्सियोर जिसको महाशय कहा जाता है एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन यानी कि नागरिक एवं सितोयीन यानी कि नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो पहले जो है मॉन्सियोर और मदाम के नाम से जाना जाता था लोगों को, महाशय और महोदया, बट अब जो है महिलाओं को सितोयेन एवं सितोयीन के नाम से जो है जाना जाने लगा। ठीक है, चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। तो ऐसा काम किया गया इसके समय में। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक ही त्राही करने लगे। ऑब्वियस बात है, कोई भी आज़ादी चाहता है, गुलामी और निरंकुशता तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार कर अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर जो है चढ़ा दिया गया। तो आखिर में भी उसका भी वही हश्र हुआ, लोगों को गिलोटीन पर चढ़ा रहा था तो वो खुद भी गिलोटीन पर चढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिले डेसमोलिनस ने 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों के बाद आतंक राज के दौरान जो है उन्हें फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, यानी कि एक बच्चे के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से उसे गुजरना पड़ता है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। तो इसने जो है क्या नाम है, कैमिल डेसमोलिनस ने जो है एक विचार लिखा। एक पत्रकार था और उसने अपने विचारों को व्यक्त किया कि स्वतंत्रता क्या है, लिबर्टी क्या है। लोगों का सर जो है कलम कर देना, अपने विरोधियों का सर कलम कर देना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता जो है ये समानता, सुख शांति है, अधिकार का घोषणा पत्र है, न्याय है। तो इसने जो है लिखा अपने विचारों को, तो इसका भी सर जो है कलम कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे है कि आतंक राज के शासन की समाप्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो थर्मोडोरियन प्रक्रिया इसे कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया? थर्मोडोरियन प्रक्रिया। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब जब जैकोबियन क्लब का शासन समाप्त होता है तो आता है डायरेक्टरी, और ये देखते हैं ये कैसे शासन करता है। तो जैकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। ठीक है, यानी कि जो थर्ड स्टेट थे इनके जो संपन्न तबके थे, जैसे जज, वकील, अध्यापक, इन सब नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबकों को मताधिकार से वंचित कर दिया। अब इसने फिर क्या किया कि जो संपत्तिहीन वर्ग था उसको मत देने से मना कर दिया। ठीक है, संपत्तिहीन तबके को, यानी कि फिर गरीब को कोई अधिकार नहीं मिला। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 2 परिषद नियुक्त किया गया और इसी में एक 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका नियुक्त किया गया। ठीक है, जिसको हम लोग कहते थे डायरेक्टरी। ठीक है, ये इस कार्यपालिका 5 सदस्य बने, जिसको जो कार्यपालिका बना रही थी उसको डायरेक्टरी बोला गया। ठीक है, इस प्रावधान के जरिए जैकोबियनों के शासन काल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। तो जैकोबियन के समय में ना एक ही व्यक्ति कार्यपालिका का काम करता था और उससे क्या होता था, निरंकुशता बढ़ती थी। ठीक, अब इस समय जो है डायरेक्टरी के शासन में 5 व्यक्ति हो गए कार्यपालिका में। लेकिन डायरेक्टरी का जो झगड़ा है अक्सर विधान परिषदों से होता रहता था। तो ये जो डायरेक्टरी है इसका झगड़ा इससे और इससे ऑल टाइम होते रहता था। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती है। ऑब्वियस बात है, कोई भी बर्खास्त करने की कोशिश करेगी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। तो जब डायरेक्टरी और
विधान परिषद में झगड़ा होने लगा तो कहीं ना कहीं सैनिक जो है तानाशाह आने लगेगा, और इसमें जो है नेपोलियन को एक राह मिल गया, एक मार्ग मिल गया। ठीक है, सरकार के स्वरूप के में इन सभी परिवर्तनों के द्वारा स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श जो है बने रहे। तो इन सब के दौरान भी फ्रांस में किन किन चीज़ों के द्वारा आदर्श बने रहे, प्रेरक आदर्श, तो स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व। ठीक है, इन मूल्यों ने आगामी सदियों में न सिर्फ फ्रांस की बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो इन सब चीज़ों ने फ्रांस में जो है राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ जानकारियों को लिखा है, आप इसे भी देख सकते हैं कि डायरेक्टरी रूल कब से कब तक रहा, तो सन 1795 से 1799 तक। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है 26 अक्टूबर 1795 को। फ्रांस का शासन अब निर्वाचित सभा के द्वारा किया जाने लगा। मतलब पहले क्या था कि पहले जनता जो है प्रतिनिधि सभा का चयन करती थी, और ये जो है अन्य लोगों का जो चयन करके तब जाके शासन चलता था। अब डायरेक्ट निर्वाचित सभा के द्वारा ही जनता ही डायरेक्ट निर्वाचित लोगों को निर्वाचित कर देती थी, और वे ही डायरेक्ट शासन करते थे। चलिए यहाँ आते हैं एक बॉक्स में। अच्छा, बीपीएससी जो है टीआरई 1, 2, 3 में ज़्यादातर देखा गया कि ये जो बॉक्स टाइप से है ना, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, तो आप इसे विशेष ध्यान करके जो है पढ़ सकते हैं। 5 अक्टूबर 1789 वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उन दिनों महिलाएं जो हैं पेरिस के वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटती हैं। और जब राजा के महल पे एक ही बार ढेर सारी महिलाएं चली जाती हैं ना, तो इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है कि चुड़ैलों का धावा। ये मैंने नहीं कहा, ये इतिहासकारों ने इसे कहा है कि यह चुड़ैलों का धावा है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी 1774 से लेकर के 1793 तक, या इवन क्या है कि जैकोबियन क्लब के बाद भी महिलाओं की स्थिति कैसी थी फ्रांस में 95 तक। महिलाएं किन किन परिस्थितियों से गुजर रही थी, क्या उनकी स्थिति अच्छी थी? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी थी, क्योंकि जब चुड़ैलों का धावा कहा जा रहा है तो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। तो महिलाएं स्टार्टिंग से ही सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करी। तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रहा था कि शायद उनका जीवन सुधर जाए। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह करने के लिए काम कर रही थी। जो थर्ड स्टेट था, जिसमें जो है क्या था, जज, अध्यापक, इन सभी की जो महिलाएं थी, उनको जीवन निर्वाह करने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ रहा था। वे सिलाई, बुनाई, कपड़े की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। तो जैसे आज के डेट की जो महिलाएं हैं छोटा मोटा काम कर लेती हैं, तो उसी टाइप की इवन आज के डेट में तो बहुत बड़े बड़े काम भी कर रही हैं, लेकिन जो गरीब तबके की महिलाएं हैं ज़्यादातर सिलाई बुनाई, कपड़े की धुलाई वगैरह ये सब करती हैं, तो उसी तरह उस समय भी कर रही थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके ही नहीं मिले थे। तो उस समय भी फ्रांस की भी महिलाओं की स्थिति यही थी कि बहुत लोगों को जो है महिलाओं को मौका ही नहीं मिल पा रहा था। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख आदि करना। इनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में जो है कम थी, तो इनको जो है मजदूरी के रूप में बहुत कम ही पैसा मिलता था पुरुषों की तुलना में, और साथ ही ये बच्चों की भी देखभाल करती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। तो महिलाओं ने क्या किया कि अपने हित के लिए एक जो है राजनीतिक क्लब स्टार्ट किया। ठीक है, राजनीतिक क्लब शुरू किया और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं ने कम से कम 60 क्लब अस्तित्व में आए। तो महिलाओं ने उस समय फ्रांस की क्रांति के दौरान कितने क्लब अस्तित्व में आए थे महिलाओं के, तो 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। ठीक है, अब कौन कौन से क्लब थे आइए देख लेते हैं। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर जो है क्लब था। उनका एक प्रमुख
मांग यह था कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो नेशनल असेंबली का शासन हो या फिर जैकोबियन क्लब का शासन हो या फिर राजा का ही शासन क्यों ना हो, महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला। तो वही कह रहे हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ऐसा जो है महिलाओं की मांग थी। इसीलिए महिलाओं ने एक क्लब की स्थापना की, और वो क्लब क्या था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ठीक है। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक के रूप में दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली में चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। सही बात है, बहुत ही अच्छा किया। महिलाओं ने मताधिकार मांगा, नेशनल असेंबली में जगह मांगा, और साथ ही उसमें जो है राजनीतिक पद होने चाहिए जो महिलाओं के लिए होने चाहिए, ऐसा मांगा। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। ऑब्वियस बात है। कुछ वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। ठीक है। तो प्रारंभिक वर्ष में जो है क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लिए जो है कुछ सुधार के लिए कानून लाए थे। क्या क्या कानून लाए थे? तो सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। तो उस टाइम में बताइए करीबन 1791-2 के आसपास महिलाओं के लिए जो है स्कूल में जो है सभी को शिक्षा अनिवार्य बना दिया था। और हमारे देश में उस समय क्या चल रहा था? आक्रमण ब्रिटेन का। चलिए आगे देखते हैं। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। ठीक है, यह एक स्वैच्छिक अनुबंध माने जाने लगा था। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, यानी कि तलाक जो है वो वैध है, मतलब इनवैलिड नहीं है। ठीक है, मर्द औरत दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार दे दिया गया था कि अब तलाक के लिए कोई भी अर्जी दे सकता था, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। अब जो है महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कुछ व्यावसायिक जो है ट्रेनिंग वे ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। अब उन पे जो है प्रतिबंध नहीं लगे हुए थे। ठीक, फिर भी राजनीतिक अधिकारियों के लिए महिलाओं का जो संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने के लिए और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जो है लागू कर दिया। तो ये आतंक का राज क्या था? तो आतंक का राज आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि रॉबेस्पियर के नेतृत्व में 1793 से लेकर के 94 तक के बीच का जो है टाइम चल रहा था आतंक का राज। और वो तो जैकोबियन क्लब का सदस्य था। रॉबेस्पियर जो था वो चाह रहा था कि गरीब तबके जो हैं वो देश का शासन चलाए, लेकिन उनमें महिलाओं की भागीदारी नहीं हो। बताइए उसने क्या किया कि महिला क्लबों को बंद ही कर दिया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी की भी सजा दे दी गई, यानी कि फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। ये तो बहुत ही अनुचित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार के लिए और समान वेतन के लिए महिलाओं का जो है आंदोलन चलता ही रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर ही लिया। तो फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? जब हमारा देश जो है आज़ाद होने वाला था उसके 1 साल पहले मिला। ठीक है, ये आप VVI लगा लीजिए। ये BPSC 3.0 में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ठीक है, 3.0 में। चलिए, तो महिलाओं का संघर्ष आप लोगों ने देख ही लिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या कोई महिला भी थी जो बहुत ही ज़्यादा फ्रांस की क्रांति में योगदान दे रही हो। जैसे हमारे देश में सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, उसके बाद में एनी बेसेंट जैसी महिलाएं योगदान दे रही थी, और भी बहुत सारी थी। तो क्या वैसे ही कोई महिला थी फ्रांस में? तो बिल्कुल थी। ओलंपे दी गूज 1748 से 93 का इनका जीवन था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ था 1748 और इनकी मृत्यु हुई 1793 में। यह एक क्रांतिकारी महिला थी। ओलंपे दी गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो ओलंपे दी गूज जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्रांति से संबंधित है? तो ओलंपे दी गूज फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। तो उन्होंने जो है किन किन चीज़ों का विरोध किया? तो जब नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान लागू किया तो उसका विरोध किया, साथ ही
उसने जो है 27 अगस्त 1789 को फ्रांस एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया, उसका भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को जो बेसिक जो अधिकार होते हैं वे भी नहीं दिए गए थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है तैयार किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान 1791 में महिला एवं अधिकार घोषणा पत्र जो है किसने तैयार किया था? तो वो तैयार की थी ओलंपे दे गूज ने। ठीक है, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्यवाही की जाए। तो इन्होंने क्या किया कि महारानी के पास भेजा, मेरी एंटोनेट के पास, और देन उसके बाद में नेशनल असेंबली के पास भेजा, जिस पे जो है कार्यवाही किया जाए, विचार किया जाए। 1793 में ओलंपे दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबियन सरकार की आलोचना की। तो जैकोबियन क्लब ने 1793 और 94 के दौरान जितनी भी महिला आंदोलन चल रहे थे या जो क्लब चल रहा था सबको बंद कर दिया था। तो ओलंपे दे गूज का भी बंद कर दिया था। तो इसकी जो है आलोचना की थी सरकार की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। बताइए, नेशनल कन्वेंशन जब 1793 में जैकोबियन क्लब जब रूल कर रहा था फ्रांस पे, तब जो है, और जो गणतंत्र घोषित किया गया था ना 21 सितंबर 1792 में, इस नेशनल असेंबली को नेशनल कन्वेंशन नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो उसी समय इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था ओलंपे दे गूज पे। ठीक है, तो इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर ही लटका दिया गया। कितना अच्छा काम कर रही थी और फिर इन्हें फांसी पे ही लटका दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक जैकोबियन राजनीतिज्ञ थे सोमेत। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत, क्या याद रखेंगे आप लोग, सोमेत नाम के एक व्यक्ति थे जो कि जैकोबियन क्लब से संबंधित थे। इन्होंने 1793 में क्या कहा ये जानते हैं। इन्होंने कहा कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं जो है वो निर्लज हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं जो हैं वो निर्लज हैं? तो सोमेत ने कहा था। या ये भी पूछ सकता है कि सोमेत किस क्लब से संबंधित थे? जैकोबियन क्लब से। किस क्रांति से? तो फ्रांस की क्रांति थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग उस समय फ्रांस की क्रांति के समय दास प्रथा का जो है क्या हुआ था। क्या दास उस समय थे या नहीं थे? क्या दास प्रथा का अंत हो चुका था या स्टार्ट हुआ था? तो देख लेते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जो है जो जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ठीक है, कैरेबियाई उपनिवेशों मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। तो उस समय कौन कौन से जो है आपूर्ति करता थे प्रमुख? चीनी, तंबाकू, इन सभी के। तो ये थे मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो। ठीक है, अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। यानी कि जब बागान में जो है श्रम की कमी हो गई थी तो उन्हें जो है ले जाया जाता था। ठीक है, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। तो बागान में जब श्रम की कमी होने लगी तो अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका से जो है त्रिकोणीय दास व्यापार चलने लगा। ठीक है, दास का व्यापार। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो 17वीं शताब्दी में जो है दास व्यापार शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 से लेकर के 1700 के बीच। ठीक है, आगे फ्रांसीसी सौदागरों बोंदे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। तो ये जो फ्रांस था ना, फ्रांस के सौदागर जो होते थे वे बोर्दे और नान्ते बंदरगाह से, यानी फ्रांस के बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज लेके जाते थे और वहाँ से जो है वे स्थानीय सरदारों से जो है दास खरीदते थे। अच्छा, एक मैप के थ्रू यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया भारत और ये हो गया मानते हैं फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ से बंदरगाह से जो है नान्ते या बोर्दे बंदरगाह से ये जाते थे अफ्रीका के तट पे और यहाँ से जो है दास खरीद के लेके जाते थे फिर वापस यहाँ अफ्रीका। ठीक है, तो यही कह रहा है, दासों को दाग कर, यानी कि उनको जो है कुछ जला करके गरम करके और उनके शरीर पे दाग दिया जाता था और हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पास
कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। तो ये अटलांटिक महासागर था, तो ये यहीं पर जो 3 महीने का इनका लंबा यात्रा होता था और एक जहाज़ में ढेर सारे जो है व्यक्तियों को डाल दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। जब ये अफ्रीका से चले जाते थे फ्रांस, तो इनको जो है बेच दिया जाता था बागान मालिकों को। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। और ये जो दास आए थे, ये मेहनत करते थे और इन्हीं से जो है फाइनली संभव हुआ कि ये लोग जो है चीनी और कॉफ़ी और नील का उत्पादन हुआ और ये व्यापार करने लगे। बोर्दे और नान्ते जो बंदरगाह था, कहाँ का था? फ्रांस का था। फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गया। तो ये जो दास की व्यवस्था थी, आप लोग देख ही रहे कैसी थी, कितनी खतरनाक थी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ये 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की जो है ज़्यादा निंदा नहीं हुई। तो 1700 से लेकर के 1800 के बीच में जो है दास प्रथा का ज़्यादा निंदा नहीं हुआ, लेकिन नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई और व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। तो नेशनल असेंबली में लंबा बहस चला कि क्या ये दास प्रथा जो है सही है, क्या ये उचित है। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। तो फ्रांस में जो थे बड़े बड़े व्यापारी थे और वे इसका विरोध कर देंगे, और चूंकि फ्रांस के व्यापारी ही तो सरकार को, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पैसा दे रहे थे, तो विरोध कर देंगे, टैक्स दे रहे थे। तो इसी की वजह से जो है ये कानून कभी नहीं यहाँ पे फ्रांस के में पारित हो पाया था। ठीक है, लेकिन अंततः 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति का कानून जो है पारित कर दिया। तो आतंक का जो राज जो था ना 1793 से 94, इसके बाद में जो कन्वेंशन ने क्या किया कि दासों की मुक्ति का कानून जो है पारित कर दिया। पर यह कानून एक एकदम छोटी सी अवधि के लिए ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा का पुनः आरंभ कर दिया। तो 1804 में जब नेपोलियन आया ना, तो वो फिर से आरंभ कर दिया दास प्रथा। बागान मालिकों को अपने हित के साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब जो बागान मालिक थे वे अफ्रीका ये रहा, ये इंडिया और ये फ्रांस। ठीक है, तो अफ्रीका के जो लोग थे जिन्हें निग्रो कहा जाता था, उनको जो गुलाम बनाकर किए फ्रांस में ले जाने के लिए स्वतंत्र हो गए। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में हुआ। तो फाइनली फ्रांस से जो है दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1848 में हुआ। ये VBI क्वेश्चन है, आप लोग इसे विशेष ध्यान दे करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण। ये जो है दास की मुक्ति का इसमें विवरण दिया गया है। 1794 में यह चित्र बनाया गया था। देखते हैं कि निग्रो क्या होता है, किसे कहते हैं निग्रो। अफ्रीका में, ये जो अफ्रीका है ऐसे, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में, यानी कि इस साइड में, इस साइड में, ठीक है, सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग को क्या कहते हैं? निग्रो। तो जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में लोग रहते थे उसे निग्रो कहते हैं। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो निग्रो जो शब्द है, जैसे हम लोगों में अछूत, दलित या फिर अनुसूचित जनजाति, जाति जो है अनुसूचित जनजाति और जाति, ये सभी जो है कहीं ना कहीं अपमानजनक शब्द होते थे। तो उसी प्रकार जो है निग्रो भी है। या फिर दिव्यांग शब्द जो है वो आया क्योंकि विकलांग शब्द को जो है अच्छा नहीं माना जाता था। तो इसी तरीके से है जो है अपमानजनक शब्द लगा, तो निग्रो जो है वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है, इसे भी आप देख सकते हैं कि दास व्यापार कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में। पुनः दास प्रथा कब जो है स्टार्ट हो गया? 1804 में नेपोलियन के द्वारा। पूरी तरह प्रतिबंधित हुआ 1848 में। अच्छा, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की प्रणाली जो है नेपोलियन ने चलाई थी, और फ्रांस की बाह्य सीमा का विस्तार भी नेपोलियन ने ही किया था। जब नेपोलियन आता है ना, तो वो 1805, 6, 7 इन 3 ईयर में वो युद्ध करता है, और युद्ध करने के बाद में फ्रांस के बाहर अलग अलग जो पड़ोसी थे उसके उनके राज्य को जीतता है, और फिर उसके बाद में जो है 1815 में वो मारा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेपोलियन के बारे में। अच्छा, यहाँ पे क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी कैसी थी इन लोगों की। तो 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। तो जो सरकार थी 1789 के बाद में जो है बहुत सारे प्रयास किए कि हम लोग देश में स्वतंत्रता, समानता जैसी चीज़ ला देते हैं।
बट क्या ये संभव हो पाया? आइए देखते हैं। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून जो अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। यानी कि 1789 के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आया सेंसरशिप का समाप्ति है। अब ये सेंसरशिप क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है सेंसरशिप। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री, सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक जो राजा के सेंसर अधिकारों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। यानी कि जो भी कुछ अखबार छपे, कविता, किताब, कुछ भी छपे, तो वो राजा जब दे दे कि हाँ अधिकार है तुमको, तुम जाओ छापो, इसमें कोई मेरे प्रति जो है खिलाफ भावना नहीं है, तुम इसे छाप सकते हो। यानी कि किताब कुछ भी छपे, अखबार छपे, कुछ भी छपे, तो उस पर राजा अंकुश रखता था। इसे ही कहते हैं सेंसरशिप। ठीक है। नाटक को जो है राजा के सेंसर अधिकार द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। ठीक है। परंतु अब अधिकार के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। नैसर्गिक अधिकार किसे कहते हैं? जो जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, उसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। तो जब 1789 में नेशनल असेंबली आया तो उसने क्या किया कि सेंसरशिप हटा दी। अब राजा भी हट गया, सेंसरशिप भी हट गया। अब लोग जो है आराम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते थे। ठीक है। और जो घोषणा पत्र आया था ना 27 अगस्त 1789 को, इसमें नागरिक और मानव अधिकार घोषणा पत्र, इसमें ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है डाल दिया गया कि यह एक नैसर्गिक अधिकार है। अब लोगों के बीच में जो है कविता, नाटक छापने के लिए सेंसर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चे, पुस्तक, छपी हुई पुस्तकें जो हैं तस्वीर की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेज़ी से गाँव देहात तक पहुँच गए। अब जब पुस्तकें छपने लगे तो पूरे फ्रांस में जो है सभी जगह पे ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई। उन्हें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी, तो सभी लोग जागरूक भी होने लगे। लोगों को पता भी चलने लगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है आखिर में, अखबारों इन सबों के माध्यम से। फ्रांस की स्वतंत्रता का मतलब प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। तो अब जो है लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता मिल गई थी और अब कोई भी व्यक्ति विरोधी विचार पर भी विरोधी बातों पर भी अपने विचार जो है व्यक्त कर सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। ठीक है। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्यक लोग जो है जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और इससे जुड़ने का यह लोकप्रिय जो है तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। तो किताब जो है सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, इसलिए जो भी नाटक हो रहा था या फिर कोई संगीत कार्यक्रम, जुलूस वगैरह हो रहा था, तो उन सब चीज़ों में ये लोग जो है अब जाने लगे। यहाँ पे एक देख लीजिए फोटो, देशभक्त कसरती दाब मशीन जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। यह इसके जो चित्रकार है अज्ञात है, अभी नहीं पता है कि कौन इस चित्र को बनाया है। 1790 में यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग सारांश की तरफ, नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ कि नेपोलियन ने क्या किया फ्रांस में। सबसे पहले तो राजा का शासन था, उसके बाद नेशनल असेंबली का शासन आया, फिर आया जैकोबियन क्लब का, जिसने नेशनल असेंबली का नाम बदल करके कन्वेंशन नाम रख दिया। अब आता है डायरेक्टरी का शासन, और डायरेक्टरी के शासन के बाद में आता है नेपोलियन। अब देखते हैं नेपोलियन ने क्या किया। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जैकोबियन क्लब का हिस्सा था, जो नेपोलियन था ना, वो जैकोबियन क्लब का सदस्य था। ठीक है, उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। अब जो फ्रांस था उसके अगल बगल जितने भी पड़ोसी देश थे उसको जीतने का नेपोलियन ने कोशिश प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। जो लुई 16वां 17वां 18वां का जो शासन था, इस लेसन में तो अभी हम लोगों ने 14, 15, 16 तक ही पढ़ा है। तो पुराने राजवंश को उसने हटा दिया, एक नया साम्राज्य बनाया और उस साम्राज्य की बागडोर जो है अपने खानदान के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, तो यह खुद को यूरोप का जो है आधुनिकीकरण करने के लिए खुद को अग्रदूत मानता था। तो ये क्वेश्चन आप VVI लगा लीजिएगा कि यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत जो है किसे नेपोलियन मानता था, तो खुद को मानता था या फिर
यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत जो है किसे माना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान जो है प्रणाली चलाई। तो निजी संपत्ति की सुरक्षा यानी कि मेरे पास जो ज़मीन है वो मेरा रहेगा और ये सुरक्षित रहेगा, कोई मुझसे ये छीन नहीं सकता, तो इसके लिए कानून बनाया। और दशमलव पद्धति पर पॉइंट में जो है ना, पॉइंट में उस पर नाप तौल की समान प्रणाली चलाई, यानी कि पूरे फ्रांस में समान प्रणाली। ठीक है। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि नेपोलियन जो है हमारा बेड़ा पार कर देगा, अब इससे अच्छा शासक हमें मिलेगा ही नहीं, और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे, क्योंकि वो जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था, तो लोगों को जो है मन में ये भावनाएं आने लगी और वो हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसके मृत्यु के काफ़ी समय बाद आया। अच्छा, ये जो नेपोलियन था ना, वो जब फ्रांस के अलावे अलग अलग देशों पर आक्रमण जब कर रहा था, वहाँ के राज्यों को जीत रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ सिस्टम लगा रहा था। जैसे इटली के कई पार्ट में बटा हुआ था और उसको जो है सिर्फ तीन राज्य में बना दिया और उसका एक ही शासनकर्ता बना दिया। वहाँ पे जो है सड़क व्यवस्था अच्छी कर दी, जल निकासी व्यवस्था अच्छी कर दी, काफ़ी सिस्टम वहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पे काम जो है कर रहा था। तो इससे क्या हुआ ना कि जब उसकी मृत्यु हो गई 1815 के बाद में, तब लोगों को ये एहसास होने लगा और वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। 1805 में जो है नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर विजय हासिल कर ली और 1806 में प्रसा पर, और साथ ही नेपोलियन ने 1807 में रूस पर अपना जो है सफलता हासिल कर लेता है और वहाँ पे कुछ इलाकों को जो है अपने कब्जे में रख लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण जो है विरासत थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थे, तो स्वतंत्रता और जनवादी जो है अधिकारों के विचार। ठीक है, ये विचार जो है 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल गया। तो फ्रांस से निकला और पूरे यूरोप में जो है फैल गया। इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का जो है नाश हो गया। औपनिवेशिक समाज ने संप्रभु राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। यानी कि कुल मिला के दास्ता भी समाप्त हो गया, जो दास थे वो सिस्टम भी समाप्त हो गया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी जो है फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। ये जो है टीपू सुल्तान जो है वो जैकोबियन क्लब का सदस्य था। क्या आपको ये बात पता है? अगर नहीं पता है तो जब आप लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के जो हैं राजा थे। मैसूर कहाँ पे है? तो ये है हम लोग का भारत और ये है हम लोग का मैसूर वाला इलाका। तो मैसूर में जो है टीपू सुल्तान जो है वो राजा थे और वो जो है जैकोबियन क्लब के सदस्य भी बने थे। और राजा राम मोहन राय जो है ये काफ़ी प्रभावित हुए थे फ्रांस की क्रांति से। तो उपजे विचारों से ये लोग जो है प्रेरणा लेने वाले दो ठोस थे व्यक्ति थे। ये भी आई है इसी बार टीआरई 3 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय जो है फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो उसमें आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि वाटरलू के युद्ध में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रांस था एक तरफ से और दूसरी तरफ था इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस। तो ये जो थे 4 देश एक तरफ से थे और फ्रांस से नेपोलियन था और नेपोलियन फाइनली जो है हार जाता है और इसको जो भेज दिया जाता है हेलेना द्वीप पे। कहाँ पे? हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है और वहाँ पे 1821 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, क्या फ्रांस की क्रांति यहाँ पे एंड हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। फ्रांस की क्रांति नेपोलियन के बाद भी चलती है। 1830 और 1848 में क्रांति होती है। ठीक है, और उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वो 1830 और 1848 की क्रांति जो है हम लोग SCERT से पढ़ेंगे लोग, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है और शॉर्ट मेथड में दिया है, शॉर्ट वे में दिया है, तो उसे हम लोग कवर करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।